मैं प्रतिमा उपाध्याय आप सभी का प्रतिमा उपाध्याय साहित्य तक चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाजेब कहानी जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। पाजेब का अर्थ होता है पायल। यह पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान को एक 8 वर्ष के बालक आशुतोष के माध्यम से दर्शाया गया है। आशुतोष की बुआ आशुतोष की छोटी बहन जिसका नाम मुन्नी है उसके लिए पायल खरीद कर लाती है और पायल को देखकर आशुतोष बड़ा प्रसन्न होता है और वह अपने आस पड़ोस में सभी को अपनी बहन की पायल दिखाता है। साथ ही उसके मन में भाव आता है कि मुन्नी को अगर पायल मिली है तो मुझे भी बाइसिकल चाहिए। यह बात वह अपनी बुआ से कहता है और बुआ अगले जन्मदिन पर उसे बाइसिकल जरूर देगी। यह बात जानकर बड़ा प्रसन्न होता है। उसी शाम को उसकी बहन मुन्नी की पायल की एक जोड़ी खो जाती है और सबका शक आशुतोष पर जाता है कि आशुतोष ने पायल ली है। माता पिता आशुतोष से भिन्न भिन्न तरीके से पाजेब के विषय में पूछते हैं। इस पूछताछ के दौरान बालक के व्यवहार और माता पिता के मानसिक और बाहरी व्यवहार का अंकन इस कहानी में किया गया है। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी आप सुनेंगे प्रतिमा की आवाज में। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसी रुक्मन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम से बहल गई, लेकिन जब दोपहर को आई मुन्नी की बुआ तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा कि देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियों से टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी की सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसी और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगी कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा अब के जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं। कहीं बाबू साहब रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घर ही भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम लगे थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूँ। मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अभी अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है। यह तो उसमें की है पर दूसरी पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई?
जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी। बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी। भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो। जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा कि तो फिर। श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं। तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं, डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा, यह कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका बस सब तुमसे। तुम ही ने तो उस नौकर जात को सहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा। मैंने कहा कि अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है। बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्से में से निकाला ही है और 16 में से 15 आने की बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद कर रहा था, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बढ़ जाते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वह बता न देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया था। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यही नहीं कि उसे बिठाकर सबक से कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सर हिलाया कि उसने नहीं ली है, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली है तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो। बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं। उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा कि देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आशु से तुमने पूछताछ की, क्या ख्याल है। मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं।
श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना बड़ा दोष नहीं, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना। वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना वेप स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया है। पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर उसकी माँ खुश हो आई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटा ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी हो कि उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह देगा कहाँ से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी। पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई। हाँ, फिर उसी ने कहा कि तुम इसे बेचेंगे। हाँ, कहाँ बेचने को कहा। कहा मिठाई लाएंगे। नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा। हाँ, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया, क्या किया, बोलते क्यों नहीं। वो मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं। वह गुमसुम रह गया और बोला नहीं। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहाँ से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देगा, समझे ना। जाओ तुम कहो तो। छुन्नू की माँ ने कहा कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने बाजीब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना। आशुतोष ने धीरे से कहा हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी थी। क्यों रे, मुझे कब दी थी। आखिरकार पाजेब अभी तक ना आशुतोष के पास है ना छुन्नू के पास। आखिर पाजेब दी किसको है। क्या आशुतोष झूठ बोल रहा है या छुन्नू झूठ बोल रहा है। इसके आगे यह जानने के लिए
आप इस कहानी का भाग 2 ज़रूर देखिए। धन्यवाद।